दोस्तों, एक बार फिर से आपका आईक्यू लेवल एकेडमी में स्वागत है। आज का अपना एक टॉपिक है, सेकंड ग्रेड के अंदर दे रखा है। आरएस मेंस के अंदर भी आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आता है, और अदर एग्जाम जो होती हैं उनके अंदर भी आता है। पॉलिटी के अंदर तो ऑप्शनल है ही है। तो आज का अपना टॉपिक है वो है भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत और उसमें नेहरू का योगदान। ठीक है, अपना भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत है और उसके अंदर विदेश नीति के अंदर नेहरू का योगदान है। कोई भी देश होता है वो अपनी विदेश नीति जो जारी करता है तो उसका पहला ही धर्म क्या होता है? पहला धर्म होता है कि राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। उसका लक्ष्य जो होता है, विदेश नीति का जो लक्ष्य है वो है अपने कोई भी देश के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, हितों की रक्षा करना। ठीक है, वो कैसी भी बातें करे, किसी के साथ वार्तालाप हो, किसी के पास 2+2 वार्ता हो या किसी से राउंड टेबल हो या कैसी भी वार्ता हो, वो अपने जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो उसके किसी भी देश के लिए सर्वोपरि होते हैं। तो हमारे लिए भी हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। उस टाइम पे जो गुटनिरपेक्ष का टाइम था, उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था, दो महाशक्तियां उस टाइम पे आपस में पूरी दुनिया के सामने थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो बादल थे वो मंडरा रहे थे। ठीक है, तो अपना जो लक्ष्य क्या रखा गया है कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। अब इसको संविधान में कहा दिया है हमने? तो अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद, उसके अंदर बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखेंगे, शांति और सुरक्षा बनाए रखें। हमारा जो मेन मोटिव जो है कि हमने तो हमारी जो ये लाइन जो है ये काफी बार पूछी जाती है कि भारतीय संविधान के अंदर विदेश नीति कहाँ दी गई है। वहां पे ये नहीं दिया जाता, उस पे विदेश नीति दिया जाता है। विदेश नीति, विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब आगे आता है कि इसको, ये जो विदेश नीति दी गई है इसको प्रभावित कौन करते हैं या इसके ऊपर किन किन का कंट्रोल होता है? तो आपको पता है विदेश मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय भारत सरकार का। अभी वर्तमान में एस जयशंकर प्रसाद हैं, काफी टैलेंटेड बंदे हैं। तो आजकल अपनी जो विदेश नीति है बहुत प्रभावशाली विदेश नीति। विदेश मंत्रालय हो गया, पीएमओ का ऑफिस हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री ऑफिस हो गया, पीएमओ हो गया। ठीक है, अब एक अपनी संसद होती है, ये भी इसको प्रभावित करती है। राज्य भी करते हैं इसको। राज्य कैसे प्रभावित करेंगे कि राज्य की विधानमंडल है, जैसे आज अपने बांग्लादेश के साथ अपने जो विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय हित है, या तो वहां पे यदि कोई समझौता कोई चीज होती है तो बांग्लादेश की उसको पश्चिम बंगाल की राजनीति को मद्देनजर रखा जाता है। श्रीलंका के साथ होती है तो जाफना क्षेत्र को और तमिलनाडु को रखा जाता है। तो राज्य भी इसको प्रभावित करते हैं। फिर अपने जो संगठन होते हैं, जैसे राजनीतिक दल हो गए, राजनीतिक दल हो गए, ये भी इसको प्रभावित करते हैं। और फिर दबाव समूह हो गए, गठबंधन सरकार हो गई, क्षेत्रीयवाद के कोई मुद्दे हो गए, भाषागत कोई मुद्दे हो गए, यदि वो राष्ट्रीय लेवल का दर्जा ले लेते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, अब कुछ गठबंधन सरकार भी होती हैं, सारी चीजें होती हैं, ये राष्ट्रीय इसको जो अपनी विदेश नीति है उसको प्रभावित करते हैं। अब अपनी विदेश नीति का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य, उद्देश्य एक उद्देश्य तो ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखेंगे। दूसरा उद्देश्य ये हो गया कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। अब और उद्देश्य क्या हो जाते हैं इसके अंदर, अपनी जो विदेश नीति है उसके अंदर? इसमें सबसे पहले उस टाइम पे देश जो थे वो पराधीन हुआ करते थे, ब्रिटिश या फिर कोई पुर्तगाली है या फिर फ्रेंच वगैरह हैं, यूरोपीय कंट्रियों के अधीन हुआ करते थे। तो दो चीजों का मारामारी थी, एक तो रंग भेद की थी जो अभी नहीं है रंग भेद की, ठीक है, एक साम्राज्यवाद की थी। उस टाइम पे साम्राज्यवाद होता था, साम्राज्यवाद होता था उस टाइम पे। तो उद्देश्य क्या है, इनको क्या करना था? खत्म करना था, खत्म करना था।
रंगभेद और साम्राज्यवाद को खत्म करना था। ठीक है। फिर हमने अभी मोदी जी ने माना है कि पड़ोसी प्रथम है, पड़ोसी प्रथम या पड़ोसी मित्रता की जो बात करते हैं वो ले लिया हमने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, वो भी हमारी विदेश नीति का एक उद्देश्य रहा है। फिर इसके अलावा पंचशील सिद्धांत हैं, पंचशील सिद्धांत है, ये भी हमारे विदेश नीति के अंदर रहे हैं। गुजराल सिद्धांत आया है, वो भी गुजराल सिद्धांत है, वो भी हमारी विदेश नीति के क्या रहे हैं, उद्देश्य रहे हैं कि हम इसके अंदर बातें दी गई हैं, पांच पांच बातें पंचशील सिद्धांत में दी गई हैं। नाम का मोटिव है रंग भेद को, साम्राज्यवाद को खत्म करना, पड़ोसी प्रथम की नीति। पड़ोसी में क्या है कि भारत जो है वो बड़े भाई है, बड़ा भाई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पड़ोसी है ना, उनके लिए भारत एक अवसर है और उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। भारत जो है वो उनके लिए एक अवसर है और उस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। जो कि आपने देखा है कि नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, मालदीव है, जो ये देश हैं, इन्होंने माना है कि वास्तव में भारत क्या है, बड़ा भाई है। आजकल बांग्लादेश भी मानने लग गया, और जो आपका पाकिस्तान था उनके साथ तो अपना सीमा विवाद चल ही रहा है, कश्मीर विवाद, सीमा विवाद, तो ये नहीं मानते जल्दी से। तो ये अपने उद्देश्य हो गए। बताया नेहरू का योगदान, नेहरू का योगदान। नेहरू जी थे, सबसे ज्यादा समय तक 17 साल तक शासन किया था इन्होंने। 1947 से लेके 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जब तक लेके इन्होंने 17 साल तक। और प्रारंभिक समय था, तो उस टाइम पे ये भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने का फैक्टर था। इनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री भी हुआ करती थी, विदेश मंत्रालय भी, पीएम के साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री भी इनके साथ हुआ करती थी। अब ये क्या थे, उस टाइम पे आदर्शवादी थे, आदर्शवादी थे। उस टाइम पे सोचा करते थे कि ऐसा होना चाहिए। आदर्शवाद का मतलब होता है कि हम बड़े बड़े सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, तो वो आदर्शवादी। यथार्थवादी क्या होगा, उसको यथार्थ में उतार देते हैं। जैसी कंडीशन होती है, अपना काम देख के नाम हो, वो होती है यथार्थवादी। तो आदर्शवादी थे। अब इनके समय में क्या हुआ, क्योंकि नेहरू का योगदान पूछ रखा है, तो नेहरू का योगदान पूछा है, तो 47 से लेके 1947 से लेके 1964 तक का पीरियड देखेंगे, है ना। तो 1964 तक का 17 साल का अपन पीरियड देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1947 में, 1947 के अंदर एक एशिया अफ्रीका देशों का, एशिया अफ्रीका देशों का, अफ्रीकी जो देश थे, एशिया अफ्रीकी देशों का क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। और वो कहां हुआ था, नई दिल्ली, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1947 का हुआ था। ये 1947 का जो सम्मेलन था, ये आगे जाके 1955 के अंदर, 1955 के अंदर ये कहा जाता है, वांगडुंग में जाता है, वांगडुंग, वांगडुंग के अंदर ये 1955 जो है वो होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि नाम का मॉडल तैयार होता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नाम किसने रखा था, नाम रखा था वीके मेनन ने। जो मेनन था, अपने चीफ वो भी रहे हैं, और इनके समय में जीप घोटाला भी हुआ था, पहला घोटाला भारत का। तो नाम इनका था वीके मेनन, इन्होंने इनका नाम रखा गया है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि वैसे तो देखा जाए तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता भी नेहरू जी को मानते हैं, लेकिन 5 देश थे उसमें, भारत के प्रधानमंत्री थे, बाकी सबके राष्ट्रपति थे। ऐसा नहीं कि उसमें राष्ट्रपति लिख दे, प्रधानमंत्री नहीं, भारत के थे, भारत के, भारत के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। दूसरा जो आपका आता है वो मिस्र के अब्दुल नासिर थे, मिस्र के अब्दुल नासिर, अब्दुल नासिर, ये क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है। तीसरा जो आपका आता है वो युगोस्लाविया के, युगोस्लाविया, युगोस्लाविया था। तो युगोस्लाविया के कौन थे, प्रेसिडेंट थे मार्शल टिटो, मार्शल टिटो थे, यहाँ के राष्ट्रपति मार्शल टिटो थे। इन तीनों को माना जाता है नाम का वास्तविक जो नाम है
और नाम का वास्तविक जो जन्मदाता इन तीनों को ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे दो आदमियों ने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, दो आदमियों ने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके अंदर एक इंडोनेशिया के सुकर्णो थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो, इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। ठीक है, एक पांचवें आदमी और थे इसके अंदर, पांचवें आदमी घाना के नुकरमा थे। कौन थे? घाना के नुकरमा, नुकरमा, नुकुरमा। इनको याद करने का सबसे, जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर थे, जो नेहरू नासिर टिटो, और फिर सुकर्णो नुकरमा। तो याद करने का एक इजी तरीका है। ठीक है, वांगडुंग हो गया अपना। बनता है नाम, नाम की पृष्ठभूमि तो वहीं से तैयार हो गई थी, वीके मेनन साहब ने इनका नाम दिया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसका पूरा नाम है। अब ये 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, प्रथम बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड के अंदर 1961 के अंदर हुआ था। ये बेलग्रेड जो था, वे यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया की क्या थी? राजधानी थी बेलग्रेड। ठीक है, ये सितंबर में होता था, तो 1 से लेकर 6 सितंबर तक ये हुआ था, 1 से 6 सितंबर तक ये 1961 के अंदर बेलग्रेड में हुआ था। इसमें एशिया और अफ्रीका के 25 देश थे, 25 देश थे, एशिया प्लस अफ्रीका के, दोनों महाद्वीपों के 25 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। अब इसकी अध्यक्षता, अब जो ये आता है, इसका अध्यक्ष क्या थे? यूगोस्लाविया के कौन थे? मार्शल टिटो थे। तो अध्यक्ष कौन होंगे इसके? मार्शल टिटो होंगे, मार्शल टिटो। मार्शल टिटो क्या थे? पहले जो अपना नाम का जो हुआ था, सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड के अंदर, तो उसके अध्यक्ष रहे हैं मार्शल टिटो। अब इसके अंदर क्या बोला गया था? इसका जो क्या बातें हुई थी उस टाइम पे, बोला गया था निशस्त्रीकरण होना चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए। इसके बाद रंग भेद का, क्योंकि उस टाइम पे रंग भेद का भी चल रहा था, साम्राज्यवाद था। तो ये सारे टॉपिक, ये कि ये ही टॉपिक थे इसके उस टाइम पे उद्देश्य के। ठीक है, इसके अंदर एक, अब वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं? 120 सदस्य हैं। 120वां कौन है? अजरबैजान। अजरबैजान जो है वो 120वां देश सदस्य है इसका। इसकी जो पहली बैठक तो हो गई थी, अब क्या हुआ? 7वीं बैठक, बैठक जो होती थी वो 3 वर्ष में होती थी, कि प्रति 3 वर्ष, यदि मजबूरी हुई तो पहले भी कर लेंगे, नहीं तो प्रति 3 वर्ष प्रधानमंत्रियों की बैठक होती थी। राष्ट्राध्यक्ष जो भी होते थे, किसी के राष्ट्रपति तो किसी के प्रधानमंत्री। 7वीं बैठक नई दिल्ली में हुई थी, और उस टाइम पे पीएम कौन थी अपनी? इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे क्या थी? देश की पीएम थी। 7वीं बैठक हुई थी। अब बात आती है कि इसके अंदर एक नाम और दिया गया, नाम 2.0। ये जो नाम 2.0 जो दिया गया था, ये 2012 में दिया गया था। ये पूछ लेते हैं कि नाम 2.0 नीति जो थी वो कब आई थी। अब एक नई चीज वो इसका जो अभी जो बैठक हुई है, बैठक इसकी हो नहीं रही बहुत दिनों से, क्योंकि आजकल सभी देश अलग अलग सिस्टम में चले गए। ये सिस्टम जो थे, इनकी मांगे जो थी लगभग लगभग खत्म हो गई, इसको बदल लिया गया है नाम 2.0 में। इसको आर्थिक क्षेत्र, आतंकवादी मुद्दे, ये मुद्दे हटा दिए गए और नए मुद्दे इसके अंदर जोड़ दिए गए। अब इसकी जो अंतिम बैठक हुई है वो 2019 के अंदर बाकू अजरबैजान में हुई थी। ये नया शहर बना है और यहीं पे अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक। अभी क्या हुआ कि कोविड-19 आ गया, कोविड-19 आ गया, तो ये कब हुई थी? 2019 में हुई थी। तो 2019 से लेके 2020 में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए आपसी देशों का सहयोग करने के लिए, मेडिकल हेल्प करने के लिए, कोविड से बचाने के लिए लोगों के ऑनलाइन बैठक हुई थी। अब ये जो अब वर्तमान जो बैठक होनी है 2023 में होगी। ठीक है, 2023 के अंदर युगांडा के अंदर होगी, युगांडा में। ये क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है कि 2023 की जो है वो बैठक युगांडा के अंदर होगी। ठीक है,
अब इसके अंदर एक यूथ समिट का आयोजन हुआ था। अजरबैजान जो है, क्योंकि अध्यक्षता यही कर रहा है, तो 2022 का यूथ समिट हुआ था। नाम यूथ समिट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यूथ समिट हुआ था। ठीक है, ये इसके अंदर हुआ था। अब आता है शीत युद्ध। एक उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध की यदि कोई परिभाषा पूछ ले या कुछ और पूछ ले, तो सबसे इजी काम है कि दो महाशक्तियां थी। कौन सी थी? यूएसए और यूएसएसआर थी। दो सैनिक गुट थे। कौन कौन से थे? नाटो और वार्सा था। वार्सा रूस का था। और दो अर्थव्यवस्था थी। एक पूंजीवादी थी और दूसरी समाजवादी थी, या जिसको साम्यवादी बोलते हैं। तो इन दोनों शक्तियों से, महाशक्तियों से बचा के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पालित की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब पहला तो हमने देख लिया कि नाम में नेहरू जी का क्या योगदान रहा। ठीक, अब आती है दूसरा। दूसरा जो आता है वो आता है आपका पंचशील का समझौता। पंचशील समझौता तिब्बत की बात को लेके हुआ था दोनों देशों के अंदर। तिब्बत जो है उसको चाइना अपना अभिन्न अंग मानता है और वो अपने आप को डोमिनियन स्टेट मानते हैं। ठीक है, अब चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में वार्ता हुई। चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चौ एन लाई। चीन के कौन थे? चौ एन लाई। भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था ये? 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को ये अपना समझौता हुआ। इस पंचशील सिद्धांत की ये ध्यान रखना, केवल ये भारत और चीन के लिए था। ठीक है, भारत और चीन के लिए था। आगे गुजराल सिद्धांत पढ़ेंगे हम, वो दक्षिणी एशिया के लिए है। गुजराल जो सिद्धांत है वो दक्षिणी एशिया के लिए है, क्योंकि इसके अंदर अपने सिद्धांत भी देखने पड़ेंगे, तो उन सिद्धांतों में ये चीजें आ जाती हैं। अब 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, तिब्बत को लेके हुआ था। अब क्या हुआ, इसके अंदर 5 बातें हुई थी। ये 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में रिपीट होती हैं, बस छोटा छोटा दे देते हैं। दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक एकता, मतलब प्रादेशिक अखंडता, मतलब क्षेत्रीय अखंडता, जो क्षेत्रीय अखंडता है और उसकी जो सर्वोच्चता है कि एकता अखंडता का हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे देश का सम्मान करेंगे, अनाक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर पहले कभी आक्रमण नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे जो है अपने आंतरिक मामले कुछ भी करो, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता व पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंध। क्या क्या दिया जाता है ऑप्शन के अंदर? जो एक प्रादेशिक अखंडता दे देते हैं या क्षेत्रीय दे देते हैं, एकता अखंडता। अनाक्रमण सीधा दे दिया जाता है, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं दे देता, हस्तक्षेप लिख देते हैं यहाँ पे। मैत्रीपूर्ण संबंध आ जाता है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आ जाता है। अब क्या हुआ था, इसका ये जो हमने पंचशील समझौता किया इसको चाइना ने तोड़ दिया था। तोड़ कब दिया था? 1962 के अंदर। एक तो अपना बीज जो है वो तो 1961-60 के अंदर जो तिब्बत का था, दलाई लामा का मामला था, उसी में उग गए थे। लेकिन 62 के अंदर सीमा विवाद, सीमा कौन सी है भारत चीन में? मैकमोहन रेखा जो है वो हम दोनों के अंदर एक सीमा है। वहां पे क्या किया उन्होंने, हमारे ऊपर 62 के अंदर अटैक किया और हमारे 2 क्षेत्र अपहरण कर लिए। मतलब अपहरण नहीं, हमारे 2 क्षेत्र हमसे ले लिए। कौन सा लिया? नाप्टा। नाप्टा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। वो लोग आज भी कहते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है ये कल्चर वगैरह में हमसे मिलते जुलते हैं उस टाइप से। तो नाप्टा ये आपका पड़ता है। ओक्साई चीन ये जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसको ले लिया। तो अगला जो 2 चीजें तो आपने देख ली कि नेहरू जी का योगदान किस में रहा था, पंचशील सिद्धांत में रहा था, और अपने जो नाम जो बनाया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन उनमें योगदान रहा था। आगे क्या हुआ था, गोवा दमन द्वीप इन पे पुर्तगाली थे। इन लोगों को पता ही नहीं था कि असली में आजादी होती क्या है। पाकिस्तान वाले जाके बोले कि भाई आप हमारे अंडर में आ गए, देश आजाद हो गया और आप अंडर में आ गए। ये बोले आप हमारे अंडर में आ गए। यहाँ के जो लोकल लोग थे वो बोले कि हमें पता ही नहीं आजादी होती क्या है, और ये भारत क्या चीज है और पाकिस्तान क्या चीज है।
तो ये इन्होंने भारत एक्चुअली इनसे एक दिन पहले पहुंच गया था पाकिस्तान से, और भारत में शामिल कर लिया गया था 1961 को। फिर आगे जाके गोवा तो राज्य बन गया, दमन दीप और दादरा नगर हवेली अभी अपने यूटीज हैं। ये 11 अगस्त की बात है। गोवा को कब किया गया था? 11 अगस्त को। यह पूछ लिया जा सकता है कि पुर्तगालियों से आजाद कब हुआ था गोवा? 11 अगस्त को हुआ था। सिंधु नदी विवाद हुआ था। सिंधु नदी विवाद, सिंधु नदी विवाद जो था वो उस टाइम पे भारत और पाक के साथ था, भारत और पाकिस्तान के साथ, दोनों के बीच में हुआ था, और ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंधु नदी विवाद जो है वो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। अब बात आती है गंगा नदी। यदि पूछ लिया जाए गंगा नदी समझौता, गंगा नदी समझौता कब हुआ था? 1996 में। ये किसके बीच में हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। अब पीटीबीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये पीटीबीटी कब हो गई थी? 1963 में। कहां हुई थी? मास्को में। ठीक है, मास्को के अंदर ये हुई थी। भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति कॉमनली आपके इतना बड़ा टॉपिक नहीं है इसलिए, नहीं तो विदेश नीति हर प्रधानमंत्री के काल में रही है, क्योंकि पीएमओ ऑफिस और विदेश मंत्री जो अलग अलग बनते थे तो प्रधानमंत्री अलग बनते थे तो प्रभावित करते थे। उस टाइम पे राज्यों के अंदर इलेक्शन होते थे, राजनीतिक राज्यों के राजनीतिक और सेंट्रल राजनीतिक जो दल होते थे वो प्रभावित करते थे। आपके कॉमन चीजें पूछिए, बड़ी बड़ी बातें। अब नेहरू, नेहरू का युग अपने देख लिया था। इन्होंने क्या 5 काम किए थे? इंदिरा गांधी, ये तो आदर्शवादी थे कि ऐसा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। इन्होंने यथार्थ में ला दिया था, यथार्थवादी। और वैसे वास्तविक यथार्थवादी इन्हीं को माना जाता है, और जो आज जो चल रहा है वो मोदी जी को माना जाता है। ठीक है, अब क्या है कि आपका इंदिरा गांधी युग आया था। इंदिरा गांधी युग जो उत्तर नेहरू काल भी बोल सकते हैं, नेहरू के बाद का काल भी बोल सकते हैं, तो ये लंबे समय तक रही थी। इसलिए इन्होंने एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए थे और इन्होंने सीटीबीटी पे नहीं किए थे। ठीक, 1971 के अंदर इन्होंने क्या किया? भारत और रूस की जो मैत्री संधि थी उसके 25 वर्ष पूर्ण हो लिए थे। इन्होंने मनाया था कैसे बांग्लादेश को आजाद किया था, 7वां बेड़ा क्या था, 40वां बेड़ा क्या था, कैसे अमेरिका और ब्रिटेन हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम लेके अटैक करने के लिए आ गई थी और रशिया ने हमारी कैसे मदद की थी। उस टाइम पे वो काले मंजर थे, और एक बांग्लादेश के लिए एक सुनहरा अवसर था कि बांग्लादेश नाम का एक कोई देश पूर्वी पाकिस्तान से कट के आजाद हुआ। बांग्लादेश को बना दिया था इन्होंने। ठीक है, फिर 1975 के अंदर सिक्किम राज्य को, सिक्किम जो था वो आपको पता ही है भूटान से ले लिया था हमने। उन्होंने दे दिया था कि भाई ये कैसे दिया, इसकी बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, ये हमें दे दिया। ये 35वां और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम के लिए स्पेशल किया गया है। नाम की जो दिल्ली के अंदर हुआ था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। अभी तक की एकमात्र पीएम है ये जिन्होंने नाम की अध्यक्षता की है। भारतीय विदेश नीति में अपन ने देख लिया था, नेहरू का जो युग था वो देख लिया था, इंदिरा गांधी का युग देख लिया था। यथार्थवादी, ठीक है, यथार्थ में इंदिरा गांधी ने क्या क्या किया? पोखरण कर दिया था, नाम का सम्मेलन थी उसकी अध्यक्षता कर दी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, आयरन लेडी थी, भारत में आपातकाल लगवा दिया था। तो 1991 से 2000 तक की हमारी विदेश नीति क्या रही है? सबसे पहले 1991 की बात आती है। 1991 में लुक ईस्ट नीति थी। लुक ईस्ट, पूर्व की तरफ देखो, पूर्व की तरफ देखो, कि हमें पूर्व की तरफ देखना चाहिए। और पूर्व में कौन से देश हैं? आसियान देश है। पूर्व में कौन से देश हैं? आसियान। ठीक है, भारत जो है वो पूर्व की तरफ देखो, आसियान देश है पूर्व के अंदर। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री वीपी नरसिंह राव थे। अब इसका नाम मोदी जी ने नाम बदल दिया इसका, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दी। एक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो आप कोई चीज कर रहे हो, विदेश नीति जिस देश के साथ समझौता कर रहे हो, कोई बातें कर रहे हो, अग्रीमेंट हो रहे हैं, तो उनको एक एक्ट टाइप में, एक अधिनियम टाइप में उनको लिख के रखो, ताकि ये रहे कि प्रायोरिटी पे हमारे कौन है, सेकेंडरी पे कौन है। तो एक्ट के तरीके से काम करो आप। बात वही है, आसियान का था। भारत आसियान के साथ 1992 के अंदर मिला था।
1992 के अंदर आसियान में मिला था भारत में। मिला क्या था, उसका पर्यवेक्षक देश सदस्य बना था, पर्यवेक्षक देश सदस्य बना। अब क्या हुआ 2022 के अंदर, 2022 में, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, 2022 के अंदर 92 से 22 तक इसको 30 साल हो गई। अब ये 30 साल के ऊपर अपना भारत आसियान मैत्री वर्ष मनाया गया, भारत आसियान मैत्री वर्ष। बस आपका समय ज्यादा खराब ना हो, एग्जाम नजदीक है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट किया जा रहा है। भारत आसियान मैत्री वर्ष बनाया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई, इसके साथ एक लुक वेस्ट नीति और आई थी 2005 में। लुक वेस्ट नीति में पश्चिम के देशों की तरफ भी देखना था, पूर्व की तरफ तो हमने देख लिया और हमें काफी सफलता भी मिली यहाँ पे, तो हमने पश्चिम की तरफ भी देखा, पश्चिम की तरफ देखा। उस टाइम पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। लुक वेस्ट जो नीति थी उस टाइम पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। ये खाड़ी देशों के लिए था, खाड़ी देश हो गए तेल वाले, खाड़ी देश हो गए, अरब के साथ, अरब देशों के साथ हो गया, इजराइल के साथ था। तो ये अरब इजराइल के साथ अपने महत्वपूर्ण रिश्ते ये भी बने, यहां से भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। फिर एक समझौता हुआ था, राजीव जो था वो जयवर्धने के साथ समझौता हुआ था, राजीव जयवर्धने समझौता हुआ था। ये 1987 में हुआ था, राजीव गांधी और हम जो श्रीलंका के थे वो जयवर्धने के साथ। ये लीटे को लेकर समझौता हुआ था, वहां पे फिर हमने शांति सेना भी भेजी थी। फिर आए थे अपने गुजराल सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप पीटी में ले लो, काम में, मेंस में ले लो, किसी भी एग्जाम के अंदर 5 कोटेशन होती। तो इस टाइम पे इंद्र कुमार गुजराल क्या थे, फॉरेन मिनिस्ट्री थे, और पीएम कौन थे, एचडी देवगौड़ा थे। पीएम देवगौड़ा थे, इंद्र कुमार गुजराल वो थे अपने। ये 1997-98 के अंदर आई थी। इसमें बोला गया कि भारत पड़ोसी देशों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, मतलब बड़ा भाई की भूमिका निभाएगा, और आंतरिक मामलों में किसी भी देश में, ये किसके लिए आई थी, दक्षिण एशिया देशों के लिए आई थी। और भारत बोल रहा था उस टाइम पे, भारत एक अच्छी पोजीशन में आ गया था। और आज तो आपको पता ही है कि हमने जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है भारत। भारत 5वीं तो किससे बन गई है, जीडीपी लिहाज से बन गई है। हमारी इतनी बड़ी जीडीपी हो गई कि हमने, इंग्लैंड वालों ने हमारे ऊपर 200 वर्ष तक शासन किया था, यूके ने, और आज से हमने उन्हीं को बीट करके 5 नंबर पे आ गए। ठीक है, अब परचेजिंग पावर के अंदर हमारी जो है वो ऑलरेडी 3 नंबर पे है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी काम में आएगा आपको। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, देश विरोधी, भारत है वो किसी भी देश के विरोधी गतिविधि नहीं चलाएगा, कोई आतंकवादी काम नहीं करेगा। ठीक है, विवाद जो होंगे किसी भी देश के साथ तो वो आपसी वार्ता से शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिए जाएंगे, उनको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, विवादों को ज्यादा बड़े विवाद नासूर नहीं बनाया जाएगा। और सभी दक्षिणी एशिया देशों के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। ये बात वहां हो गई, शांतिपूर्ण बात ही वहां हो गई। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सारे के सारे हमारे पंचशील सिद्धांत से ही प्रेरित थे। ठीक है, अब क्या हुआ था, 1999 से 2000 का पीरियड अपना हो गया था, देख लिया था आपने। अब 2000 से अब तक का देखना है। अब तक 2012 में कृष्णा डॉल्फिन, कृष्णा कौन थे उस टाइम पे, फॉरेन मिनिस्टर थे। इन्होंने अपने विदेश नीति डॉल्फिन के नाम से चालू की थी। ये जो तटीय इलाके वाले जो देश थे, डॉल्फिन जहां होती है मछली, उनको ज्यादा जोड़ने की बात की थी। 2014 में पड़ोसी पहले मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ था, शपथ ग्रहण हुआ था, तो सार्क देशों को बुलाया था। ठीक है, उस टाइम पे सार्क देशों को पड़ोसी पहले, पड़ोसी मित्रता की नीति अपनाई थी। अब बात आती है 2012 में, 12 में बोला मध्य एशिया को जोड़ो, क्योंकि अपने पूर्व और पश्चिम का तो देख लिया था 2005 और 1991 में। अब बोल रहा है कि मध्य एशिया, मध्य एशिया के अंदर सहयोग, ये जो संघाई सहयोग संगठन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये चांस है इसके पूरे के पूरे कि ये संघाई सहयोग जो संगठन है, कोऑपरेटिव संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका जो है हेडक्वार्टर वो बीजिंग में है। एक्चुअली भारत और पाकिस्तान कब मिले थे इसके अंदर, 2017 के अंदर सदस्य बने थे। ठीक है, 2022 का ये समरकंद के अंदर होगा, हो गया अभी 2022 का समरकंद के अंदर उज्बेकिस्तान में हो गया है। और 2023 को कहां होगा, भारत में। और भारत क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा, क्योंकि वो तो जिस देश में होगा
वही उसकी अध्यक्षता करेगा। तो 2023 का ये पक्का पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपना बेल्ट कमजोर था, आज हम यहाँ पे पकड़ मजबूत कर रहे हैं। तो ये मोदी जी की विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो इसको थोड़ा सा देख के रखना। अब बात आती है कि इसके अंदर 8 देश सदस्य हैं। ये जो एससीओ है इसमें 8 देश हैं, ठीक है। 8 देश सदस्य हैं। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो उस टाइम पे रशिया से अलग हुए थे, वो सारे देश हैं। चाइना है और पाकिस्तान है, भारत है, ठीक है। अब 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना हुई थी। अभी 2023 की जो बैठक है वो भारत में होने वाली है। 2022 की जो बैठक हुई थी वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। अब आता है मिशन सागर। मिशन सागर क्या था? जो तटीय इलाके थे, तटीय इलाके, तटीय इलाकों में जो देश आते हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, क्योंकि विदेश नीति में तो सारे विश्व के साथ ही ग्लोबलाइजेशन ही तो है, ये पूरे विश्व का एकीकरण करने का ही तो एक साधन है, ये सबसे बड़ा साधन है विदेश नीति, ठीक है। तो अब भी मिशन सागर चले थे। मिशन सागर 2015 में चला था कि हिंद महासागर के अंदर जो भी देश हैं या उसकी सीमाओं को टकराते हैं उनके साथ हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। फिर अब जो इसका मिशन सागर फर्स्ट हुआ था उसमें क्या हुआ था? कोविड-19 के समय में आईएनएस केसरी को हमने भेजा था मॉरिशस, मेडागास्कर और मोजाम्बिक, एमएमएम से हम लोगों को वापस बुलाया था, और जो उनके लिए दवाइयां वगैरह भी यहाँ भेजी थी। दूसरा नंबर जो सेकंड चला था मिशन सागर सेकंड, उसके अंदर आईएनएस एरावत को भेजा था। ये हॉर्न कंट्री जो है, केन्या है, जिबूती है, उन देशों के अंदर भेजा था। भारत का समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता यूएई के साथ हुआ है, ये लेटेस्ट हुआ है, ये मोदी जी का एक अंग है 2022 में, और ये एस जयशंकर प्रसाद की एक अच्छी विजय मानी जाती है, ठीक है। यूएई काफी, जो संयुक्त अरब अमीरात है, वो काफी पैसे वाली कंट्री है, छोटी कंट्री है। अब आता है सार्क। क्षेत्रीय संगठनों में कुछ संगठन देखते हैं। सार्क आता है। सार्क जो है जो दक्षिणी एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन है। इस सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। एक्चुअली 8 दिसंबर को हुई थी इसकी स्थापना, 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क के अंदर 8 देश सदस्य हैं, ठीक है। ये भारत के जो चारों तरफ देश हैं वो सारे के सारे सार्क के सदस्य हैं। ये 9 पर्यवेक्षक हैं इसके, ये सदस्य नहीं है लेकिन इनकी बैठकों में भाग लेते हैं, पर्यवेक्षक हैं। इसका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, हेडक्वार्टर काठमांडू में है। ये जो 14वां हुआ था ये पाकिस्तान में होना था, लेकिन वहां पे जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको देखते हुए ये नहीं हुआ। अब इसकी कोई बैठकें हुई नहीं उसके बाद। तो ये सारा के ही ये मर्त रूप ले रहा है, क्योंकि इसमें कई रीजन है, जो इसमें कंट्री हैं उनका आपस में कहीं न कहीं विवाद चलता है। जैसे भारत पाकिस्तान का चल रहा है, श्रीलंका का जाफना को क्षेत्र को लेके कुछ, वो फिर मालदीव के साथ थोड़ा सा है, लेकिन मालदीव वालों ने भी कहा कि इंडिया गो बैक, भारत वालों को उन्होंने भी भगा दिया था। हमने वैसे सपोर्ट सभी की है। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ अपना विवाद था, जो अपन ने भूमि अंतरण करके भूमि जो वो किया था संविधान संशोधन में, तो वो सुधार लिया है और हमने काफी ठीक कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा आता है बिमस्टेक। बिमस्टेक ये बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं उनके लिए आया था। एक्चुअली इसके अंदर 4 देशों ने मिलके इसको बनाया था, ठीक है। भारत था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था और थाईलैंड, इन चारों देशों ने मिलकर इसको बनाया है। ये कब बना था? 2001 के अंदर बना था। बिमस्टेक वो सॉरी 1997 में बना था। बिमस्टेक जो था वो 1997 में बना था, 1997 के अंदर बना था। और 2000 जो इसकी दूसरी बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी, 2001 के अंदर भारत में हुई थी। ये कब बना था? 97 में जून में बना था, 6 जून को बना था, 6 जून को बिमस्टेक बना था। सेकंड बैठक इसकी भारत में हुई। 5वीं बैठक 2022 की श्रीलंका में हुई। यदि पूछा जाए तो यहां तक पूछा जा सकता है। बाकी इसके अंदर अभी वर्तमान में 7 सदस्य हैं, 7 देश सदस्य हैं, क्योंकि फिर हमने भूटान और जो नेपाल है उसको भी साथ रखते हैं, क्योंकि उनकी विदेश नीति का संचालन भी हम लोग करते हैं। आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो था वो ब्रिक की बना था पहले, ठीक है।
ये 2009 में बना था, रूस के येक्टेनबर्ग में बना था। ठीक है, पहली बैठक इसकी, फर्स्ट बैठक यही हुई थी। इसका जो बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई के अंदर है। 2021 के अंदर ये भारत में हुआ है। इसकी बैठकें कैसी होती हैं? इंडिया में हो गया। अगला किसका नंबर आ रहा है? चाइना का आ रहा है। उसके बाद साउथ अफ्रीका का आ रहा है। साउथ अफ्रीका आपको पता है 2010 में जुड़ा था, इसमें लेटेस्ट सदस्य साउथ अफ्रीका है। तो 5 देश इसके, 1 2 3 4 5 देश इसके सदस्य हैं। अच्छा, जी ट्वेंटी के अंदर आपको पता है कि 19 तो देश हैं, एक यूरोपीय यूनियन है। 1919 के अंदर ये बना था। 17वां इसका सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ और 18वां भारत में होने वाला है 2023 में। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। 2023 का जी20 का सम्मेलन पूछ लिया जा सकता है। शेरपा इसके पीयूष गोयल हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी गया है। टूटू संवाद किसको बोला जाता है? टूटू संवाद के अंदर एक तो रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री होते हैं। टूटू संवाद के अंदर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों होते हैं। दोनों एक बैठक में भाग लेते हैं, तब जाके अगले देश के भी यही होंगे और हमारे भी यही होंगे। तो क्या होगा? इसको टूटू संवाद बोला जाता है। तो ये भारत और यूएसए के बीच में कब हुआ? अभी 2022 में हुआ। भारत और जापान, 2 देशों के साथ अपन ने 2022 के अंदर टूटू संवाद किया है। अब क्वाड देश हैं। क्वाड देश के अंदर 4 देश हैं। बहुत बार पूछा जाता है चारों देशों के नाम। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए 4 देश हैं इसके अंदर। ये हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है उसके अंदर शांति स्थापित करना चाह रहा है। ये 2007 में बना था, लेकिन 2017 में इसको वापस नया रूप दे दिया गया, क्योंकि इसकी बैठकें हुई नहीं थी। लेकिन 2017 में बोल दिया मोदी जी ने कि एक बार फिर से इसको जिंदा करते हैं। फिर 2022 में टोक्यो जापान के अंदर इसकी क्वाड की बैठक होनी है। अब आता है कि भारत का जो अभी लेटेस्ट हुआ है वो प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है। मध्य एशिया, ठीक है। भारत का एशिया के साथ शिखर सम्मेलन तो 1947 में हो गया था, लेकिन ये मध्य एशिया के साथ हुआ है 2021 में। और बोला गया कि इसका सचिवालय जो है वो भारत में खोला जाएगा। इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था कि भारतीयों को बाहर निकालो, मालदीव के अंदर चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा चलाई गई थी। वो रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ है उसमें युद्ध में भारतीयों को सही तरीके से, सही सलामत, जो स्टूडेंट थे या कोई भी रह रहा था, व्यापारी वगैरह, सबको सुरक्षित भारत में पहुंचाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इसका नाम याद रखना है ना। और BBIN समझौता, मोटर वाहन की हम गाड़ी लेके एक देश से दूसरे देश में चले जाएंगे, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत में। अब क्या है कि अभी थोड़े दिन की बात है, चीन के उइगर क्षेत्र के अंदर क्या हुआ था? मानवाधिकार, अमेरिका ने वोट करवाए थे। मानवाधिकार, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन है, वहां पे वोट करवाए गए थे। तो वोट करवाए गए थे तो क्या हुआ था? भारत ने वोट नहीं डाला, ना चाइना के पक्ष में वोट डाला, ना विपक्ष में वोट डाला। जबकि विदेश नीति को देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया उसके पक्ष में वोट डालेंगे चाइना का, बट ना तो वो विपक्ष में वोट डालेंगे, लेकिन नहीं डाला विपक्ष में। पर ऐसे ही रूस यूक्रेन युद्ध जो है उसके लिए रूस के अंदर भी मानवाधिकार, क्योंकि जहां युद्ध होगा मानवाधिकारों को बचाने के लिए ये कमीशन खड़ा हो जाएगा। तो वहां पे भी भारत ने वोट नहीं दिया था। ठीक है। अब उस टाइम पे जो भारत और रूस की वार्ता हुई थी तो व्लादिमीर पुतिन को डायरेक्ट मोदी जी ने बोल दिया था। तो ये एक स्वतंत्र प्रभुत्व की बात आती है, कि एक अच्छा व्यक्तित्व की बात आती है। दूसरी बात, भारत जो 5वीं बड़ी इकोनॉमी तो बन ही गया है, उसके अलावा जो भारत है वो वीटो पावर का सक्षम सदस्य है। इसलिए अपनी विदेश नीति के अंदर कुछ बदलाव जरूरी है। अब भी रूस का, भारत और अंटार्कटिका का और देख लेते हैं। अंटार्कटिका नीचे वाला, आर्कटिक ऊपर वाला। अंटार्कटिका का देखते हैं। इसके अंदर 3 अपने अनुसंधान केंद्र काम कर रहे हैं। पहला है दक्षिण गंगोत्री, 1983 के अंदर था। दूसरा मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अभी इसके लिए क्या किया गया? हमारे एक विधेयक और डाला गया है, भारत अंटार्कटिका विधेयक। भारत अंटार्कटिका विधेयक वो डाला गया। भारत विश्व का पहला देश ऐसा हो गया जो अंटार्कटिका के लिए पर्सनल अपनी संसद के अंदर विधेयक डाला गया। अब भारत आर्कटिक की बात आती है। भारत आर्कटिक के अंदर यहाँ पे हमारा एक ही अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है हिमाद्री, जो नॉर्वे में है। ठीक है, अपना ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है।